नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 11 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है रिस्क फ्रॉम रेबीज और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि केरल में रेबीज से एक लड़की की मौत हुई है और उसके बाद से ही यह चर्चा पूरे देश में होने लगा है कि क्या भारत में रेबीज के वैक्सीन की कमी है या फिर जो वैक्सीन अभी भारत में दिया जा रहा है रेबीज के बचाव के लिए उसकी प्रभावशीलता क्या है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया गया है। जैसे यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर जो रेबीज का टीका है वह कैसे काम करता है। आपको ध्यान में रखना है कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि एक वायरस परिवार के कारण होता है जिसे हम कहते हैं लाइसा वायरस। तो इसे आप ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा कहा जाता है कि यह जो वायरस है वो बहुत सारे स्तनधारियों में पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति रेबीज के वायरस से ग्रसित होता है तो यह जो वायरस है उसके स्नायु तंत्र को सबसे पहले लक्षित करता है, उसे प्रभावित करता है। और अगर एक बार यह वायरस किसी व्यक्ति के केंद्रीय स्नायु तंत्र को संक्रमित कर देता है तो उस व्यक्ति की मौत होना जो है लगभग तय है। तो बहुत ही खतरनाक यह वायरस है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह जो वायरस है वो बहुत सारे जानवरों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पालतू जानवर होते हैं जिन्हें हम घरों में पालते हैं जैसे कुत्ते और बिल्ली, उनके काटने से सबसे ज़्यादा इसके फैलने की घटनाएं होती हैं। जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके काटने से भी रेबीज बहुत ही भारी मात्रा में हमारे देश में फैलता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमारे देश में जो भी रेबीज के मामले आते हैं वह सबसे ज़्यादा जो पालतू जानवर जो घरों में पाले जाते हैं उनके काटने के कारण हो रहे हैं, या फिर जो आवारा कुत्ते जो सड़कों पर रहते हैं उनके काटने के कारण रेबीज के सारे मामले हमारे देश में आ रहे हैं। अब यहाँ पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि रेबीज का जो वायरस होता है वो घातक तो होता है, लेकिन यह आपके शरीर में बहुत ही धीमी गति से फैलता है। और इसी कारण अगर किसी व्यक्ति को किसी ऐसे जानवर के द्वारा काटा जाता है जो कि खुद रेबीज वायरस से ग्रसित है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को अगर जानवर के काटे जाने के बाद भी वैक्सीन दिया जाता है तो हम उस व्यक्ति को बचा पाते हैं। और इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति को ऐसे जानवर के द्वारा काटा जाता है जैसे कि रेबीज है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले एक रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का एक शॉट दिया जाता है। यह एक वैक्सीन है जो कि सबसे पहले उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे कोई आवारा कुत्ते ने या फिर किसी ऐसे जानवर ने काटा है जो कि खुद रेबीज का शिकार है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है वह ऐसे लोगों या फिर घोड़ों से प्राप्त किया जाता है जो खुद इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं, जिनके शरीर में एंटीबॉडीज जन्म ले चुका है रेबीज के खिलाफ। और इन्हीं एंटीबॉडीज को सबसे पहले उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे कि किसी जानवर ने काटा हो। इस रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन को देने के बाद रेबीज के वैक्सीन के 4 कोर्स जो है 4 सप्ताह में उस व्यक्ति को दिए जाते हैं ताकि रेबीज को फैलने से रोका जा सके। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये सारे के सारे जो वैक्सीन हैं वह उस व्यक्ति को या तो मांसपेशियों में दिए जाते हैं या फिर त्वचा में लगाया जाता है। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर किसी जानवर के द्वारा किसी व्यक्ति को जब काटा जाता है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो बनता कैसे है, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो रेबीज का टीका है वह निष्क्रिय वायरस से बना होता है जो शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। और जब आप किसी जानवर के द्वारा आपको काटा जाता है और उसका संक्रमण अगर आपको हो जाता है तो यह जो एंटीबॉडी है वह वायरस के असर को बेअसर कर सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे टीके भी हैं जिसमें आनुवांशिक रूप से यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वायरस हैं वो भी होते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया है
कि जो रेबीज का टीकाकरण है वह दो तरीकों से किया जाता है। पहले का नाम है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीईपी। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी जानवर के द्वारा यानी कुत्ते के द्वारा या फिर बिल्ली के द्वारा काटा जाता है, तो उसके बाद फिर रेबीज का टीका उसको दिया जाता है, जिसकी चर्चा मैंने आपको पहले की। तो किसी जानवर के द्वारा जब आपको काटा जाएगा, उसके बाद जब आपको वैक्सीन लगाया जाएगा, तो उसको कहा जाएगा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सी। तो यह एक तरीका है वैक्सीन को देने का। दूसरा तरीका यह है जिसे हम कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए वैसे व्यक्ति जिनको यह संक्रमण होने का सबसे ज्यादा जोखिम है, जैसे आपने अपने घर में कुत्ता पाला है, बिल्ली पाला है, या फिर कोई पशु चिकित्सक है, पशु हैंडलर है, उन्हें सबसे ज्यादा रेबीज के संक्रमण का खतरा होता है, क्योंकि जानवर उनको कभी भी काट सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को पहले ही संक्रमण से बचाने के लिए रेबीज के वैक्सीन दिए जाते हैं। और अगर संक्रमण से बचाने के लिए पहले ही जब टीके दिए जाए, तो उसको हम कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। तो ये दो जो प्रक्रियाएं हैं उसको आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आखिर जो रेबीज का वैक्सीनेशन है वह कब कब किया जाता है। अब यहां पर अगर किसी व्यक्ति को प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दिया गया, यानी कि उसे पहले ही वैक्सीन दे दिया गया है, तो इसका फायदा यह होता है कि अगर उस व्यक्ति को किसी जानवर ने काटा है, तो जो इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन है उसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी जानवर के द्वारा काटा जाता है, तो उसको सबसे पहले रेबीज इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन दिया जाता है, उसके बाद फिर रेबीज का वैक्सीन उसे दिया जाता है। तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए पहले से ही रेबीज का टीका दिया गया है और उस व्यक्ति को अगर किसी जानवर के द्वारा काटा जाता है, तो यहां पर उस व्यक्ति को जो इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन है उसे देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी बन चुका होता है। उसके बाद जो वैक्सीन के 4 शॉट दिए जाते हैं उसमें भी यहां पर कमी कर दी जाती है। मात्र 2 शॉट यानी कि वैक्सीन के 2 शॉट से ही उस व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। तो ये फायदा होता है अगर आप पहले ही रेबीज के वैक्सीन को ले लेते हैं तो इस फायदे को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर भारत में जो रेबीज के वैक्सीन की उपलब्धता है उसके बारे में चर्चा किया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय का जो डेटा है उसके अनुसार भारत में कम से कम 6 रेबीज के टीके स्वीकृत हैं, दिए जाते हैं। और जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर रेबीज के टीके मुफ्त में उपलब्ध हैं। हालांकि अगर कोई व्यक्ति निजी क्लिनिक में जाता है वहां पर टीके लेने के लिए, तो उसे जो है प्रति खुराक 500 तक रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत में कम से कम 6 ऐसे टीके हैं जिन्हें कि यहां पर मंजूरी दी गई है रेबीज के इलाज में उपयोग करने के लिए। लेकिन आपने सुना होगा कि लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भारत के अस्पतालों में रेबीज के टीके की कमी हो गई है, या फिर लोगों के बीच में रेबीज के टीकों को लेकर के, या फिर अगर किसी जानवर के द्वारा उन्हें काटा जाता है तो उनका उपचार कैसे करना चाहिए उसके बारे में अपर्याप्त ज्ञान भी है। यानी कि रेबीज को लेकर के जो जानकारी लोगों के बीच में होनी चाहिए उसकी भी कमी हमारे देश में देखने को मिलती है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि उनके द्वारा कोई भी सेंट्रल डेटा मेंटेन नहीं किया जाता है, क्योंकि रेबीज के जो टीके हैं वह राज्य सरकार के द्वारा खरीदे जाते हैं। लेकिन फिर भी भारत के कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक ऐसे हैं जहां पर रेबीज के टीकों की कमी लगातार देखने को मिलती है। भारत में रेबीज से होने वाली जो मौतें हैं अगर हम उसकी बात करें, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार का यह कहना है कि 2016 से लेकर के 2018 के बीच में भारत में लगभग ऐसे 300 मौतें हुई हैं जो कि लेबोरेटरी में पुष्टि किया गया है कि जिनकी मौतें रेबीज के कारण हुई हैं। हालांकि WHO का यह कहना है कि दुनिया में जितनी भी मौतें होती हैं रेबीज के कारण उसका 36% भारत में होता है। और जो उपलब्ध अन्य जानकारियां हैं उनके अनुसार भारत में हर साल लगभग 18,000 से लेकर के 20,000 जो मौतें हैं वह रेबीज के कारण होती हैं।
उसमें भी अगर हम देखें तो रेबीज के लगभग 30 से 60% जो मामले हैं और जो मौतें उनमें होती हैं वे 15 साल से कम उम्र के बच्चों में होती हैं, क्योंकि अगर किसी जानवर के द्वारा जब बच्चों को काटा जाता है तो ना माँ बाप ना ही बच्चा इस बात को जो है किसी को बताता है, जिसके कारण अक्सर रैबीज जो है धीरे धीरे उस बच्चे के शरीर में फैल जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि रैबीज को लेकर के जो जानकारी है वो भी हमारे देश में काफ़ी कम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रैबीज का सबसे ज़्यादा असर जो है वो बच्चों में होता है। जो मौतें हैं वो 15 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा होती हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर रैबीज जो है स्थानिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा मामले जो है रैबीज के देखने को मिलते हैं और वहां की सरकारों के द्वारा एक समय सीमा तय किया गया है कि वह इस वर्ष के अंदर इतने दिनों के अंदर जो है रैबीज को अपने देश से खत्म कर देंगे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के द्वारा भी ऐसा ही एक लक्ष्य रखा गया है। भारत के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक रैबीज को देश से खत्म कर देना है और इसके लिए यहाँ पर सबसे जो उपयोगी तरीका है इसको खत्म करने का वो ये है कि जो जानवर हैं, जो आवारा कुत्ते हैं या फिर ऐसे जानवर जो घरों में पाले जाते हैं उनका जो है टीकाकरण किया जाए। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सरकार के द्वारा 2021 में इसी तरह का एक योजना शुरू किया गया जिसे हम कहते हैं नेशनल एक्शन फॉर प्लान रैबीज एलिमिनेशन। और इसका लक्ष्य ये था कि वैसे क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा रैबीज के मामले आते हैं तो उन क्षेत्रों को लक्षित करना और वहां पर लगातार जो आवारा कुत्ते होते हैं जिनके काटने सबसे ज्यादा रैबीज फैलता है हमारे देश में, उन्हें लगातार 3 वर्षों तक जो रैबीज का टीका है उसे दिया जाए। तो यहाँ पर लक्ष्य ये रखा गया था कि जिस भी एरिया को यहाँ पर सरकार सिलेक्ट करेगी जहाँ पर रैबीज के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं तो वहाँ पर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उसमें से लगभग 70% कुत्तों को जो है लगातार 3 साल तक रैबीज का टीकाकरण दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि इन सभी कुत्तों में एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे वहाँ पर क्या होगा उस पूरे के पूरे एरिया में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन सभी में हर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न हो जाएगी। और यहाँ पर यह कहा गया कि अगर भारत इसको मेंटेन कर लेता है तो यहाँ पर 8 वर्षों के भीतर जो है रैबीज का उन्मूलन हो जाएगा। तो यहाँ पर सरकार की योजना ये है कि सभी कुत्तों को टीका लगाने के बजाय देश में जो रैबीज हॉटस्पॉट है, यानी कि जहाँ पर रैबीज के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं, उनकी पहचान करके उन्हें लक्षित करके ये जो योजना है उसका क्रियान्वयन किया जाए, जिससे कि रैबीज हमारे देश में 2030 तक खत्म हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आखिर रैबीज से हमारे देश को कितना नुकसान है, कितने लोगों की मौतें होती हैं और सरकार के द्वारा क्या लक्ष्य रखा गया है और सरकार किस तरीके से प्लान कर रही है भारत से रैबीज को उन्मूलन करने के लिए, पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर ही एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है व्हाट इज द G7 प्लानिंग ऑन रशियन ऑयल, और ये टॉपिक सम्मान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि G7 देशों के द्वारा, साथ में उसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है, उनके जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि रूस के राजस्व में कमी करने के उद्देश्य से रूसी तेल पर जो है मूल्य कैप लगाया जाएगा। अब ये क्या है, इसी को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये जो प्राइस कैप है, मूल्य कैप है, वो क्या है और ये प्लान क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम प्राइस कैप की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि जो पश्चिमी देश हैं या फिर जो भी देश इस ग्रुप में शामिल होंगे वे रूस से तब तक तेल नहीं खरीदेंगे जब तक कि रूस इन ग्रुप के द्वारा जो राशि तय किया जाएगा, यानी कि जो रेट तय किया जाएगा, उस रेट पर अपना तेल नहीं बेचता। कहने का आशा ये है कि मान लीजिए एक ग्रुप बनता है जिसमें कि ये G7 देश शामिल हैं, यूरोप के बहुत सारे देश शामिल हैं, मान लीजिए भारत, चीन और तुर्की सहित बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए
रूस का तेल अगर इन देशों खरीदना है जो इस ग्रुप में शामिल हैं, तो वे क्या करेंगे, रूस के कच्चे तेल का रेट फिक्स करेंगे। मान लीजिए उन्होंने रेट फिक्स किया $50। अब यहां पर रूस अगर इस रेट पर तेल देने के लिए राजी है तो ये देश उससे तेल खरीदेंगे, अगर राजी नहीं है तो ये देश उससे तेल नहीं खरीदेंगे। तो यहां पर इसे ही कहा जा रहा है प्राइस कैप प्लान, यानी कि एक प्राइस तय कर देना, और अगर रूस को अपना तेल दूसरे देशों को बेचना है तो उसे इसी प्राइस पर उन तेलों को बेचना होगा, नहीं तो कोई भी देश उससे तेल नहीं खरीदेगा इस प्राइस के ऊपर जाकर के। तो यही प्लान है यहां पर G7 देशों का। अब G7 देश ये चाहते हैं कि रूस का जो कमाई है, जो तेल बेच करके उसकी कमाई हो रही है, उसको यहां पर क्या किया जाए, कम किया जाए। और इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और यूरोपीय संघ के जो अधिकारी हैं वो लगातार भारत, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। उनका ये कहना है कि इन देशों को भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहिए ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। यानी कि उनका ये कहना है कि अगर आप इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो काफी कम मूल्य पर आपको जो है कच्चा तेल मिल सकता है। यहां पर एक और प्लान यह भी है कि जब रूस की कमाई इससे कम होगी तो रूस जो है बहुत ज्यादा दिनों तक यूक्रेन के साथ अपने युद्ध को नहीं चला पाएगा। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि किस तरीके से रूस का जो राजस्व है, जो कमाई है, उसमें कमी लाया जाए बिना अंतर्राष्ट्रीय दामों को बढ़ाए हुए। यहां पर जो ये ग्रुप है उसका ये साफ साफ कहना है कि उनका जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि रूस की तेल की सप्लाई को कम किया जाए। यहां पर उनका प्लान ये है कि रूस जितना भी कच्चा तेल जिन भी देशों को बेचता है उसका प्राइस कम किया जाए, जिससे कि रूस की आमदनी कम हो जाए। अब इस प्लान को कैसे लागू किया जाएगा उसको लेकर के भी यहां पर चर्चा किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई ग्रुप बनता है, कोई गठबंधन बनता है, उसमें मान लीजिए बहुत सारे देश शामिल हो जाते हैं, जिसमें मान लीजिए भारत भी है, तो यहां पर रूस उसी कीमत पर इन देशों को तेल बेचेगा जो कीमत इस ग्रुप के द्वारा तय की जाएगी। जो देश इसमें शामिल नहीं हैं, अगर वे देश रूस से ज्यादा कीमत पर तेल खरीदते हैं तो यहां पर इस ग्रुप के देशों के द्वारा उन देशों को दी जाने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। जैसे शिपमेंट के लिए बीमा दिया जाना। मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है और वह रूस से ज्यादा कीमत पर क्या खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है, तो यहां पर ये जो ग्रुप के देश हैं वे देश इस देश को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, किसमें, शिपमेंट के, बीमा में, मुद्रा भुगतान में, और भी जो बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जो पोतों को मंजूरी दी जाती हैं जिस रूट से जाने के लिए, उसमें भी ये लोग रोक लगा सकते हैं। तो यहां पर कहने का आशय ये है कि अगर आप इस ग्रुप में नहीं हैं और अगर आप रूस के साथ इंडिपेंडेंटली व्यापार करना चाहते हैं कच्चे तेलों का, तो यहां पर इस ग्रुप में शामिल देश आपका साथ नहीं देंगे। अब यहां पर रूस के द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है। यहां पर जो है इस सप्ताह व्लादिवोस्तोक में जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है उसमें बोलते हुए रूस के राष्ट्रपति के द्वारा यह कहा गया कि अगर रूस के हितों को यहां पर नुकसान पहुंचता है तो रूस जो है पूरे यूरोप को गैस और तेल की आपूर्ति बंद कर देगा। इसके साथ साथ जो कोयला है, हीटिंग तेल है, जिसकी आपूर्ति रूस के द्वारा यूरोपीय देशों की जाती है, खास करके जो विंटर का भी मौसम आने वाला है उसमें अगर रूस के द्वारा तेल और गैस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया तो यह फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो यहां पर रूस के द्वारा काफी तीखी प्रतिक्रिया इसको लेकर के दिया गया है और उनका यह कहना है कि अगर ऐसा कोई प्राइस कैप उसके तेल के ऊपर लगाया गया तो वह पूरी तरीके से यूरोप का जो है बाइकआउट कर देगा और उसे ना तो गैस बेचेगा ना ही तेल देगा, जिससे कि विंटर में पूरे के पूरे यूरोपीय देशों को काफी नुकसान होने वाला है। और इसका एग्जाम्पल देते हुए रूस ने क्या किया, 5 सितंबर को
जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है उससे जो है गैस की आपूर्ति को बंद कर दिया। मुद्दा क्या बनाया? रख रखाव का मुद्दा। तो यहां पर रूस ने जो है इसकी एक झलक जो है पहले ही दिखा दिया है कि अगर कोई ऐसा प्राइस कैप लगाया जाता है तो वह पूरी तरीके से गैस और तेल की आपूर्ति बंद कर देगा, खास करके यूरोपीय देशों को ठंड के मौसम में। अब यहां पर इस मुद्दे को लेकर के भारत का क्या सोचना है? तो यहां पर पहले ही भारत के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि भारत सबसे पहले अपने हितों को यहां पर ध्यान में रखेगा। आप सभी जानते हैं कि युद्ध के पहले जितना तेल हम रूस से खरीदते थे उससे कम से कम 50 गुना ज़्यादा तेल जो है अभी हम रूस से खरीदते हैं, क्योंकि हमें वह तेल सस्ता पड़ रहा है। इसके अलावा अभी एससीओ की मीटिंग भी होने वाली है, उसमें भारत शिरकत करने वाला है। तो यहाँ पर भारत की तरफ से सिग्नल दिया गया है कि वह ऐसे किसी भी ग्रुप में फिलहाल शामिल नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत के बहुत सारे हित जो हैं वह रूस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पर भारत का स्टैंड है। भारत के जो डिफेंस कॉपरेशन है वो भी रूस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अनेक मंचों पर रूस और भारत भागीदार हैं। इसको देखते हुए भारत का कम ही चांस है कि वैसे किसी ग्रुप का वो हिस्सा बनेगा जो कि रूस के तेल पर कोई प्रतिबंध लगाते हो, चाहे वह मात्रा में हो चाहे वह प्राइस में हो। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है हाउ डज ए कोविड नेजल वैक्सीन वर्क, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 स्वास्थ्य और समान अध्ययन 3 वैज्ञानिक नवाचार से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत बायोटेक के द्वारा एक नेजल वैक्सीन बनाया जा रहा है जो कि नाक के द्वारा लोगों को दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसी को लेकर के चर्चा की गई है कि आखिर यह वैक्सीन कैसे काम करता है, यह कितना फायदेमंद है। इसको लेकर के हमने पहले भी चर्चाएं की हैं, डेली क्यूज में आपने इस पर क्वेश्चन ही बनाया है। यहाँ पर जो जरूरी बातें हैं उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर चर्चा किया गया कि आखिर ये नेजल वैक्सीन होते क्या हैं। आप सभी जानते हैं कि वैक्सीन लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन होते हैं उन्हें जो है मांसपेशियों में दिया जाता है। कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जिन्हें जो है त्वचा और मांसपेशियों के बीच दिया जाता है। आपने पोलियो का ड्रॉप्स पिया होगा। कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जो मौखिक रूप से दिए जाते हैं, यानी कि मुंह में दिए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जिनका नाक के द्वारा दिया जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं नेजल वैक्सीन। तो यहाँ पर वैक्सीन को देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर भारत बायोटेक के द्वारा कोविड-19 का नेजल वैक्सीन बनाया गया है। क्योंकि ये वैक्सीन नाक के जरिए दिए जाते हैं इसलिए इसे इंट्रानेजल वैक्सीन भी कहा जाता है, यानी कि इसे इंजेक्शन से देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही ओरल ये वैक्सीन दिए जाते हैं। यानी कि एक तरह से ये नेजल स्प्रे जैसी होती हैं जिन्हें कि नाक में दिया जाता है। अब यहाँ पर इस बात को लेकर के भी चर्चा किया गया है कि आखिर ये जो नेजल वैक्सीन है वो कैसे काम करती हैं। आप सभी को पता होगा कि चाहे कोरोना वायरस हो या फिर अन्य वायरस, वो जो है म्यूकस, जो कि एक गीला चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि नाक, मुंह, फेफड़ों और पाचन तंत्र में होता है, उसके जरिए शरीर में चले जाते हैं। और यहाँ पर ये जो नेजल वैक्सीन है वह सीधे म्यूकोस पर ही अपना प्रभाव दिखाता है और उनमें ही जो है अपना इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है। ये जो नेजल वैक्सीन है वो आपके शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे हम कहते हैं AIGA, इसका नाम याद रखिएगा, उसे जो है प्रोड्यूस करती है। और माना जाता है कि यह जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वह इन्फेक्शन को अर्ली स्टेज में ही रोकने में ज़्यादा कारगर होता है, जिसके कारण यह इन्फेक्शन को भी रोकता है और साथ साथ उसका जो ट्रांसमिशन होता है उसको भी रोक देता है। तो यहाँ पर नेजल वैक्सीन कैसे काम करता है इसको लेकर के जो बातें कही गई हैं वो आप जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर हम नेजल वैक्सीन के फायदों की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इंजेक्शन से छुटकारा। इसके अलावा नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार होने से सांस के जो अन्य संक्रमण होते हैं उसका खतरा भी यहाँ पर कम हो जाता है। चूंकि इसमें इंजेक्शन नहीं दिया जाता
तो यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों का टीकाकरण भी इसके द्वारा आसान हो जाता है और उसका उत्पादन और सप्लाई करना भी काफ़ी आसान है। तो ये सारे जो फायदे हैं उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्हीं सभी बातों की चर्चा यहाँ पर किया गया है जिसको कि आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है न्यू एडॉप्शन रूल क्रिएट कंफ्यूजन, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को सदन से पास किया गया था और इसी को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे जो है अभी 1 सितंबर से इफेक्टिव बना दिया गया है। अब यहाँ पर जो संशोधन किया गया उसमें यह कहा गया कि जो एडॉप्शन के मामले हैं यानी कि जो गोद लेने के मामले हैं जो कि पहले जो है अदालतों के द्वारा देखे जाते थे, उसमें क्या होता था, बहुत ही देरी होता था। बहुत सारे जो गोद लेने के मामले हैं वो काफ़ी समय से अदालतों में बैकलॉग के रूप में थे और अगर एडॉप्शन का कोई मामला है तो उसको क्लियर करने में लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाता था। अब इसी को देखते हुए सरकार ने ये कहा कि जो एडॉप्शन के मामले हैं अब वह अदालतों के दायरे में नहीं आएंगे, बल्कि इनको निपटाने के लिए जो है आपको कहाँ जाना होगा, जिला मजिस्ट्रेट के पास। यानी कि यहाँ पर जो जिला मजिस्ट्रेट हैं और जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हैं वे अब क्या करेंगे, गोद लेने के लिए आदेश जारी करेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम है उसकी धारा 61 के तहत ये बदलाव किया गया है कि अब अदालतें नहीं बल्कि जो जिला मजिस्ट्रेट हैं और जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हैं वे गोद लेने के मामलों पे आदेश को जारी करेंगे। पहले ये मामले अदालतों के द्वारा देखे जाते थे और देखा जाता था कि अदालतों में बहुत सारे मामले बहुत ज़्यादा दिनों तक लंबित रहते हैं और इसी को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया था। अब जैसा कि मैंने कहा कि विधेयक को तो पास कर दिया गया था, लेकिन इससे जुड़े हुए नियमों को जो है अभी 1 सितंबर से लागू किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि जो नया रूल है एडॉप्शन का कि वे जो है अब कोर्ट में नहीं बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास जाएंगे, उसे 1 सितंबर से इफेक्टिव बना दिया गया है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है ये सबसे पहले आपको समझना है। अब जैसा कि ये कहा गया कि 1 सितंबर के बाद जितने भी मामले हैं गोद लेने के वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। और इसके पीछे का आइडिया क्या था कि जो एडॉप्शन का प्रोसेस है उसको जो है सरल बनाया जाए, जो बैकलॉग है उनको खत्म किया जाए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, जो एडॉप्शन एजेंसियां हैं, उनका ये कहना है कि ना तो जजेस को और ना ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात के बारे में जानकारी है कि वैसे आदेश जो कि कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर को दिया गया हो या फिर उसके बाद पारित किया गया हो उनके बारे में क्या स्थिति होगी। मान लीजिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से जो भी नियम है वो लागू होंगे। मान लीजिए 1 सितंबर को ही किसी कोर्ट के द्वारा किसी पेरेंट को एडॉप्शन को लेकर के हामी भरी गई होगी यानी कि मंजूरी दी गई होगी, तो उन केसेस का क्या होगा। क्योंकि कोर्ट में पहले ही बहुत सारा समय लग चुका है, उसके बाद मान लीजिए 1 सितंबर को कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि एक ये जो बच्चा है उसे इन माँ बाप को सौंपा जा सकता है, तो वहां पर वो जो ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसका जो स्थिति है वो क्या होगा। वह ऑर्डर माना जाएगा या फिर उस ऑर्डर को जो है फिर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। 1 सितंबर के बाद जो ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया है उसे जो है लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के पूरा का पूरा भ्रम अभी यहाँ पर फैला हुआ है और बहुत सारे माँ बाप जिन्हें कि इस दौरान गोद लेने का अधिकार दिया गया कोर्ट के द्वारा वो भी भ्रम की स्थिति में हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो पालन की जाने वाली प्रक्रिया है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और इसीलिए वो भी अपनी भूमिका को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। तो इस तरह का कंफ्यूजन यहाँ पर
हो रहा है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर आप ये रिवीजन कर सकते हैं कि आखिर जो किशोर न्याय देखभाल और सशक्त शोषण विधेयक था 2021 का, उसमें कौन से बड़े परिवर्तन यहाँ पर किए गए हैं और इसके क्या नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है वाई क्लाउड बस फोरकास्ट इन इंडिया स्टिल रिमेन्स इलूसिव, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। इस न्यूज में इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे देश के अनेक भागों में आपको जो बादल फटने की घटनाएं हैं वह लगातार देखने को मिल रही हैं। ये जलवायु परिवर्तन का क्या है, असर है। लेकिन जिस तरीके से हम जो चक्रवात आते हैं उसकी भविष्यवाणी कर देते हैं, जो बड़े बड़े तूफान आते हैं उनकी भविष्यवाणी कर देते हैं, कितना वर्षा होगा हम उसकी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर बादल फटेगा उसकी भविष्यवाणी अभी तक सटीक तरीके से नहीं की जा पाई है। अब यहाँ पर कुछ 8 पॉइंट हैं जो कि आपको समझने हैं। पूरे इस न्यूज में जो ये 8 पॉइंट है वही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर जो क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने घटना किसको कहते हैं। यहाँ पर जो आईएमडी का डेफिनेशन है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईएमडी का ये कहना है कि अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा होता है तो उसे जो है हम बादल फटना मान सकते हैं। यहाँ पर आईएमडी का ये भी कहना है कि जो ऐसी घटनाएं हैं वह काफ़ी छोटे एरिया में होती हैं, लगभग 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर में। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर आईएमडी का कहना है कि अगर 1 घंटे में मान लीजिए 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस एरिया में 2 बिलियन लीटर से ज़्यादा वाटर जो है 1 घंटे में बारिश के रूप में गिरा है, जो कि उस एरिया को पूरी तरीके से डुबाने के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ पर जो बादल फटने घटना है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो बादल फटने घटनाएं हैं वो जो है हिमालय जो हमारे राज्य हैं, जो वेस्टर्न घाट हैं या फिर जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर अभी तक हमारे द्वारा ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है जिससे कि हम जो बादल फटने घटना है उसकी भविष्यवाणी कर पाएं। हम ये तो बता पाते हैं कि किस क्षेत्र में कितना ज़्यादा बारिश होगा, लेकिन कहाँ पर बादल फटेगा उसकी भविष्यवाणी यहाँ पर अभी सटीक तरीके से नहीं की जा सकती है। बहुत सारे जो सैटेलाइट हैं, क्योंकि यह छोटे से एरिया में होता है इसलिए इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर बहुत सारे जो मल्टीपल डॉपलर वेदर रडार हैं, हम उनसे जो है बादलों के मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन ये रडार बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और ये भी सही तरीके से इसका पता नहीं लगा पाते। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई है और यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से जो बादल फटने घटनाएं हैं वह लगातार हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है उसके बढ़ने के कारण हो रही हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन का असर यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बादल फटने घटनाओं का पता लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यह तुरंत होती हैं, छोटे से एरिया में होती हैं, इसीलिए सैटेलाइट के माध्यम से या फिर रडार के माध्यम से इनका भविष्यवाणी करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये जो 8 पॉइंट है इसको आप लोग जरूर यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। पूरे न्यूज़ में यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, रूस से तेल खरीद पर मूल्य सीमा लगाने से रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में कैसे मदद मिलेगा। इस बात पर चर्चा करते हुए भारत का इस पर क्या दृष्टिकोण है उसको समझाएं। तो यहाँ पर जो प्राइस कैप की बात हो रही है रूस के तेल के ऊपर, उसके रीज़न क्या हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करने हैं। मैंने आपको यहाँ पर रीज़न बताया है। पहला तो रूस का जो कमाई है उसको कम करना। दूसरा यहाँ पर यह भी है कि अगर कमाई कम होगी तो रूस जो है वह यूक्रेन के साथ ज़्यादा दिनों तक युद्ध नहीं कर पाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है
कि ये देश ये नहीं चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ें, इसीलिए वह रूस के तेल के मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उसकी कीमत पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। भारत इसमें शामिल हुआ कि नहीं, इसको लेकर के मैंने आपको कुछ बातें समझाई हैं, उसका आप यहां पर उपयोग कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, WHO के अनुसार भारत में रेबीज से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा रेबीज को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर चर्चा करें। तो मैंने आपको जो सरकार का प्लान है उसके बारे में बताया है। आप सबसे पहले यहाँ पर जो रेबीज से भारत में मौतें होती हैं उसके जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं उसकी चर्चा कर सकते हैं। रेबीज क्या होता है, कैसे फैलता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार का जो प्लान है, किस तरीके से 2030 तक रेबीज को भारत से खत्म किया जाए, उसके बारे में आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।